Hello students, today we are going to start part 6 of the chapter 8, the cell unit of life. In this chapter, in this session, we discuss about the ribosome, cytoskeleton, cilia and flagella, centrosome and centrioles. इनके बारे में बात करेंगे. तो पहले हम बात करेंगे राइबोसोम क्या होता है. राइबोसोम्स को सबसे पहले ऑब्जर्व किया था पैलाडे ने 1953 में ऑब्जर्व किया अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. दे आर मेड अप ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड, यानी इनका जो फॉर्मेशन होता है वह आरएनए से होता है और प्रोटीन से होता है, यानी हम न्यूक्लियो प्रोटीन भी कह सकते हैं. दे हैव नो बाउंड्री मेम्ब्रेन. यूकैरियोटिक सेल में जो राइबोसोम होता है वह 80S टाइप का होता है, जिसके दो पार्ट होते हैं 60S और 40S. जबकि प्रोकैरियोट्स में 70S राइबोसोम होते हैं, जिसके दो पार्ट हैं 50S और 30S. 200 यूनिट से इसके हैं. इसका जो मेन फंक्शन है राइबोसोम का, जो मेन फंक्शन वह क्या है? प्रोटीन को सिंथेसाइज करना. अगर राइबोसोम नहीं रहेगा तो प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं होगा, क्योंकि प्रोटीन का फॉर्मेशन राइबोसोम पर ही होता है. अगर आप ध्यान से देखें तो आप पाएंगे, मान लीजिए कि यह कोई mRNA है जिसको बोलते हैं मैसेंजर आरएनए, और यह 5' से 3' डायरेक्शन में होता है. यह आप क्लास 12 में पढ़ेंगे, 11th में इसको नहीं पढ़ना है. मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ किस तरीके से यह प्रोटीन के फॉर्मेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. तो डीएनए से पहले यह आरएनए बनता है, और ये कहाँ होता है? न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियोप्लाज्म में होता है. और फिर यह आरएनए न्यूक्लियस से निकल कहाँ आता है? साइटोप्लाज्म में आता है. उसके बाद जब यह आरएनए आता है तो राइबोसोम जो होते हैं वो नीचे क्या होते हैं? इस पे अरेंज हो जाते हैं. यह राइबोसोम अरेंज हो गए. यह हो गया आपका 30S, यह हो गया आपका 50S. राइबोसोम अरेंज हो गए. उसके बाद एक होता है tRNA. इसका नाम है ट्रांसफर आरएनए. यह अपने इस साइड से इस साइड पे इसका एक बेसिक कोड होगा GUG, और यहाँ पे एक बेसिक कोड होगा AUG. तो एडेनिन का संबंध गुआनिन से होगा, यूरेसिल का संबंध AUG, यहाँ होगा UAC. ए का संबंध एडेनिन का संबंध यूरेसिल से, यूरेसिल का संबंध एडेनिन से, गुआनिन का संबंध साइटोसिन से. इन ऐसा अगर यह आरएनए पे कोडान AUG है तो tRNA पर UAC अगर एंटीकोडान होगा तभी इससे मैच कर सकता है, क्योंकि एडेनिन का संबंध यूरेसिल से होता है, यूरेसिल का एडेनिन से होता है, और गुआनिन का साइटोसिन से होता है. जब mRNA में पाए जाने वाला कोडान tRNA में पाए जाने वाले एंटीकोडान से मैच करेगा तभी यहाँ जुड़ सकता है. अर्थात tRNA का वह tRNA जिसका एंटीकोडान UAC है वही आप यहाँ जुड़ेगा. और जो tRNA होते हैं ये करते क्या हैं? अपने इस एंड से क्या ले जाते हैं? एमिनो एसिड. क्या ले जाते हैं? एमिनो एसिड. तो एमिनो एसिड को tRNA लेके आते रहते हैं और ये mRNA पे अरेंज होते रहते हैं. एक राइबोसोम के अंदर 2 tRNA हो सकते हैं. तो और tRNA में तो क्या होगा? यहाँ का tRNA बाहर निकल जाएगा और यह राइबोसोम मूव कर जाएगा 5 to 3'. अगर जो राइबोसोम होगा वह ऐसे मूव कर जाएगा. तो राइबोसोम ऐसे मूव करता हुआ रहेगा, ऐसे राइबोसोम मूव करता हुआ रहेगा. tRNA आते रहेंगे, एमिनो एसिड को यहाँ देते रहेंगे, और अमीनो एसिड का लंबा चेन बनता रहेगा. यानी
जब टी आर यहाँ से निकलेगा तो जो अपना अमीनो एसिड है वो बगल वाले को दे देगा, या निकलेगा या बगल वाले को दे देगा। इस तरीके से जो अमीनो एसिड्स होते हैं वो आपस में बनते रहते हैं। तो अमीनो एसिड्स आर जॉइंड बाय पेप्टाइड बॉन्ड। जो अमीनो एसिड होते हैं हमारे कार्बन है, उसके बाद से आता है COOH है, यहाँ H है, यहाँ R है, एमिनो ग्रुप NH2 हो गया। यहाँ पे एमिनो ग्रुप है, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, एथिल ग्रुप है, हाइड्रोजन है, ये और वन एमिनो एसिड। फिर यहाँ से वही प्रक्रिया अपनाएंगे, कार्बन हो जाएगा। और यहाँ पे आप देखिए 11th में आपको वाई वाले ग्रुप पाया जाएगा, ये कार्बन हो गया। और यहाँ पे एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ गया और एक हाइड्रोजन जो यहाँ जुड़ गया। फिर यहाँ देखेंगे ध्यान से ये कमिशन 1 2 ये देख लिया आपने, यह हो गया 2 अमीनो एसिड और इनके बीच ये बॉन्ड है ना। तो इसका OH, इसका H बाहर निकल जाएगा, H2 बना करके बाहर निकल जाएगा। तो क्या बचा CONH, इसी को बोलते हैं हम लोग टाइड बॉन्ड। तो 1 अमीनो एसिड ज्वाइंट विद अनदर अमीनो एसिड with the help of peptide bond. So we can say that polypeptide chain of amino acid is known as protein. जब बहुत से अमीनो एसिड पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ जाते हैं तो क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। अब कह सकते हो अगर राइबोसोम रहेगा नहीं तो हमारे अटैच नहीं होगा, जब हमारे अटैच नहीं होगा तो टीआरएनए आगे जुड़ेगा नहीं, टीआरएनए आएगा नहीं तो अमीनो एसिड नहीं आएंगे, फिर अमीनो एसिड का चेन नहीं बनेगा तो प्रोटीन नहीं बनेगा। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो राइबोसोम होते हैं प्रोटीन के बनाने में इंपॉर्टेंट रोल को प्ले करते हैं। आगे ध्यान से देखें तो हम बात करें साइटोस्केलेटन जो होते हैं, इट इज फॉर्म्ड बाय एन इलैबोरेट नेटवर्क ऑफ फिलामेंटस प्रोटीनियस स्ट्रक्चर, माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड माइक्रोफिलामेंट। साइटोप्लाज्म में माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट का बना हुआ एक फिलामेंटस प्रोटीनियस स्ट्रक्चर जो होता है उसे बोलते हैं साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन इज अ प्रोटीनियस फिलामेंटस नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड माइक्रोफिलामेंट। साइटोस्केलेटन के फंक्शंस पूछा जाता है एग्जाम में कि क्या इसके फंक्शंस हैं। तो पहला फंक्शन बेटा प्रोवाइड द मैकेनिकल सपोर्ट, सेकंड फंक्शन मेंटेन्स द शेप ऑफ द सेल्स, थर्ड फंक्शन regulate the distribution and orientation of the cell organelles, and fourth है helps in cell movement। इसके बाद हम बात करेंगे सीलिया एंड फ्लैजेला के बारे में। सीलिया एंड फ्लैजेला के बारे में बात करें तो पैरामीशियम में सीलिया होते हैं और यूग्लिना में फ्लैजेला होते हैं, लेकिन दोनों का जो वर्क होता है वो लोकोमोशन में होता है। चाहे सीलिया हो चाहे फ्लैजेला हो वह लोकोमोशन में काम करते हैं। सीलिया एंड फ्लैजेला आर हेयर लाइन और ग्रोथ the cell membrane of the cell membrane. Cilia are relatively small in size. Cilia जो है बेटा साइज में छोटा होता है, फ्लैजेला जो होता है साइज में बड़ा होता है। दोनों में केवल इतना ही अंतर है, लेकिन सीलिया की जो संख्या है वो बहुत ज्यादा होती है, जो फ्लैजेला की संख्या है वो 1 से 2, 2 से 4, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। या हो सकता है कि कुछ और भी फ्लैजेला हो, लेकिन इन द केस ऑफ सीलिया फ्लैजेला आर फाउंड इन द लेस इन नंबर। सीलिया आर रिलेटिवली स्मॉल एंड वर्क लाइक ओर्स। एक जो है मांझी की तरह काम करता है, ओर की तरह काम करता है। कॉजिंग सेल मूवमेंट आर द मूवमेंट ऑफ सराउंडिंग फ्लूइड, मूवमेंट ऑफ सराउंडिंग फ्लूइड आर सबस्टेंस इनसाइड द ऑर्गन्स। ऑर्गन्स के अंदर जो सबस्टेंस हैं उनके मूवमेंट को क्या करता है, कंट्रोल करता है। फ्लैजेला आर रिलेटिवली लॉन्गर एंड कॉज सेल मूवमेंट। ये दोनों में है। और आपके बुक में यहाँ पे देखिए ध्यान से, इसमें सीलिया और फ्लैजेला का फिगर दिया है। ये इसके सीलिया है और ये फ्लैजेला है। सीलिया में आप देखेंगे तो इसमें बीच में सेंट्रल शीथ दिखाई दे रहा है और ये सेंट्रल शीथ दूसरे से जो है
सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल से क्या है, यहाँ पे अटैच है, सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल से अटैच है और बीच में इसमें रेडियल स्पोक दिखाई दे रहे हैं और जितने भी दिख रहे हैं साइड से पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल और सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल पेरी बाहर जो बने हुए हैं, बाहर जो बने हुए हैं, इस तरीके से देखिए ध्यान से, ये सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल है जो एक ब्रिज जॉइंट है और बाहर जो है पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, ये देखिए पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल। तो ये 9+1 का अरेंजमेंट होता है, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 प्लस 2, 9 बाहर रहेंगे और 2 अंदर रहेगा, तो 9 प्लस 2 का अरेंजमेंट होगा इसका सीलिया और फ्लैजेला। सीलिया, सीलियम हो गया, फ्लैजेलम हो गया, सिंगुलर टर्म सीलियम एंड फ्लैजेलम। ऐसे प्लूरल की बात करेंगे तो सीलिया और फ्लैजेला, सीलिया एंड फ्लैजेला। तो सीलियम, एक सीलियम में या एक फ्लैजेलम में जो इसके स्ट्रक्चर्स हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स का, माइक्रोट्यूब्यूल से मिलकर के सीलियम फ्लैजेलम बनते हैं, आपने अभी पढ़ा है। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स होंगे बाहर की तरफ भी होंगे, अंदर की तरफ भी होंगे, जो बाहर वाले होंगे उसे बोलेंगे हम लोग क्या चीज, पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स। क्या बोलेंगे बेटा, पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स। और जो सेंट्रल की ओर होंगे क्या बोलेंगे उसको, सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स, है ना। अब बीच में एक जो अरेंजमेंट है इनका उसे बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल हो गए दोनों में, सेंट्रल इंटर डबलेट ब्रिज, इंटर डबलेट ब्रिज, इंटर डबलेट ब्रिज होता है इन दोनों के बीच में। सो वी कैन से दैट एंड सीलियम एंड फ्लैजेलम इज मेड अप ऑफ पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल एंड सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स। हम बात करेंगे सेंट्रोसोम क्या है और सेंट्रियोल्स क्या है। सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल्स। Centrosome consists of a pair of centrioles at right angle of each other, surrounded by the amorphous pericentriolar cytoplasm called centrosphere or kinoplasm. The centriole form the basal body of flagella and cilia and form the spindle fibers of spindle apparatus during the cell division in animal cell. Animal cell में सेल डिवीजन के दौरान जो होते हैं वो सेंट्रियोल जो होते हैं, सेंट्रोसोम जो होते हैं वो सेंट्रियोल में डिवाइड हो जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए यह कोई प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और उसके अंदर जो है यह क्रोमैटिन क्या है, फाइबर्स हैं और उसके बाद से क्रोमैटिन फाइबर्स हैं और यहाँ पे आपका क्या है, सेंट्रोसोम है। ये क्या है, सेंट्रोसोम है। ये हो गया आपका सेंट्रोसोम। जब ये क्रोमैटिन फाइबर जो है सेल डिवीजन के दौरान क्रोमोसोम का शेप लेना शुरू कर देते हैं, क्रोमोसोम का ये पढ़ाएंगे आपको सेल डिवीजन में, तो आपको बताया जाएगा किस तरीके से ये अरेंज होते हैं। ऐसे क्रोमोसोम को शुरू कर देते हैं, जब क्रोमोसोम का शेप लेना शुरू कर देते हैं उसमें बेटा जो है सेंट्रोसोम होते हैं, वो सेंट्रोसोम जो होते हैं वो डिवाइड हो जाते हैं, शुरू कर देते हैं। आगे देखिए इस फिगर में यहाँ पे जो क्रोमोसोम्स हैं वो सर्टेन शेप लेना शुरू कर दिए और सेंट्रोसोम क्या हो गया, डिवाइड हो गया, सेंट्रोसोम डिवाइड हो गया सेंट्रियोल्स एंड फॉर्म द स्पाइंडल फाइबर। क्या बना दिए, स्पाइंडल फाइबर्स बन गया। सेंट्रोसोम डिवाइड टू द सेंट्रियोल एंड फॉर्म स्पाइंडल फाइबर। यही जो स्पाइंडल फाइबर है वो सेल डिवीजन में काम करता है। कैसे करता है, यहाँ देख लीजिए, सेल डिवीजन आपको बताया जाएगा। आप देखेंगे इसके कई फेज होते हैं, इसके कई फेज होते हैं।
सेंट्रियोल में डिवाइड होगा, सेंट्रियोल मूव करेगा, यह एंड इधर और यह एंड इधर मूव करके ऐसे हो जाएंगे और स्पाइनल फाइबर क्या हो जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे। यह हो गया स्पाइनल फाइबर। और क्रोमोसोम जो होते हैं वो बीच में क्या हो जाएंगे, अरेंज हो जाएंगे। यह क्रोमोसोम बीच में क्या हो गए, अरेंज हो गए। उसके बाद क्या होगा, यह क्रोमोसोम टाइट होगा, सॉरी यह क्रोमैटिन फाइबर जो है, यह क्रोमैटिन सॉरी यह जो आपका है स्पाइंडल फाइबर बेटा, स्पाइंडल फाइबर जो होगा वो क्या होगा, कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा, तनाव होगा इसमें। तो तनाव होने से जो क्रोमोसोम्स हैं, क्रोमोसोम्स में देखेंगे आप ध्यान से, तो यहाँ पे क्या है, सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर से क्रोमोसोम क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। अगर हाफ कर देंगे तो इसका नाम बदल जाएगा, क्रोमैटिड्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्रोमैटिड्स हो जाएगा। एक क्रोमैटिड्स, दो क्रोमैटिड्स दोनों मिल जाएंगे, क्या बनेगा, क्रोमोसोम बनेगा। क्या बनेगा, क्रोमोसोम बनेगा। तो यह जो बेटा क्रोमोसोम होता है वह सेंट्रोमियर से अटैच होता है। जब स्पाइनल फाइबर पे क्रोमोसोम अरेंज हो जाते हैं एक लाइन से, तो एक ऐसा समय आता है कि जो स्पाइनल फाइबर होते हैं इस पे तनाव उत्पन्न होता है, अंडरगोज constricted, so pressure created upon the centrosome, pressure created upon the chromosomes, यहाँ जो अटैचमेंट है वह दोनों का वीक हो जाएगा और एक टूट जाएगा, एक टूट जाएगा। अब यह क्रोमोसोम क्या हो गया, आधे क्रोमोसोम देखिए, आधे क्रोमोसोम ऊपर की जाना शुरू कर दिए, आधे क्रोमोसोम नीचे जाना। इससे हुआ कि आप कह सकते हैं कि जो सेंट्रोसोम है वो डिवाइड होकर सेंट्रियोल बनाते हैं ड्यूरिंग सेल डिवीजन, और इनके बीच में क्या बनता है, माइटोटिक स्पाइंडल फाइबर्स बनते हैं। और ये फाइबर्स क्रोमोसोम्स को डिवाइड करने के लिए क्या होते हैं, रिस्पांसिबल होते हैं। सो वी कैन से दैट सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल्स आर रिस्पांसिबल फॉर सेल डिवीजंस। ओके, तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आया होगा कि राइबोसोम क्या है, साइटोस्केलेटन क्या है, सीलिया फ्लैजेला क्या है, सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल्स क्या है। इस लेक्चर में हम इतना ही बात करेंगे आपसे। आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कि न्यूक्लियस क्या है और न्यूक्लियस के कौन कौन से पार्ट हैं, माइक्रोबॉडीज क्या हैं, ये अपने हम लेक्चर में बताएंगे आपको नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इस लेक्चर में केवल इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।